हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमने सेशन ट्रायल जो है वो 252 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हम देखते हैं सेक्शन 253 बीएनएसएस और सेक्शन 230 सीआरपीसी, अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। तो इससे पहले हमने क्या समझा था कि अगर अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करेगा तो उसे न्यायालय उसके अभिभावक को लिखबद्ध करेगा और उस आधार पर उसे दोष सिद्ध कर सकता है। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है कि यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करे, वो इनकार कर दें, तब न्यायालय आगे क्या कार्रवाई करेगा? सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट करेगा यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता, या तो उसने इनकार कर दिया या वो करता ही नहीं है, ठीक है, या विचारण किए जाने का दावा करता है। तीन कंडीशन है, या तो अभिवचन करने से इनकार करता है, या अभिवचन नहीं करता, या विचारण किए जाने का दावा करता है, या धारा 252 के अधीन दोष सिद्ध नहीं किया जाता। चार कंडीशन आ गई। तो न्यायाधीश साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए तारीख नियत करेगा। तो अगर वो अपने जिन साक्ष्यों को पेश करना चाहता है उनके लिए तारीख नियत करेगा, अभियोजन के जो साक्षी हैं उनके लिए, और अभियोजन के आवेदन पर किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए विवश करने के निमित्त कोई आदेशिका जारी कर सकता है। अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख तय करेगा और साथ ही ऐसे किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए कोई दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए आदेशिका जारी करेगा। आदेशिका हम पढ़ के आए हैं, समन, वारंट, ये सभी आदेशिका के अंतर्गत ही आते हैं। आगे है सेक्शन 254, अभियोजन के लिए साक्ष्य। सेक्शन 231 सीआरपीसी। ऐसी नियत तारीख पर, जो तारीख सेशन न्यायालय ने बताई है, ऐसे नियत तारीख पर न्यायाधीश ऐसे सभी साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन अपने पक्ष में पेश करे। प्रोसिक्यूशन अपने पक्ष में, अपने फेवर में जो जो डॉक्यूमेंट पेश करेगा, उन सभी साक्ष्य को लेने के लिए न्यायाधीश नियत जो तारीख बता रखी है उस तारीख पर अग्रसर होगा। परंतु इस उपधारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकता है। कोई विटनेस है तो उसका कोई एविडेंस जो है वो ऑडियो, वीडियो, विजुअल के माध्यम से लिया जा सकता है। आगे है इसका क्लोज सेकंड। क्लोज सेकंड कह रहा है कि किसी लोक सेवक का दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से लिया से साक्ष्य का अभिसाक्ष्य लिया जा सकेगा। तो द डिस्पोजिशन ऑफ एविडेंस ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट मे बी टेकन थ्रू ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। किसी लोक सेवक का जो है दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से दिए गए साक्ष्य का अभिसाक्ष्य लिया जा सकेगा। अभिसाक्ष्य लिया जा सकेगा, द डिस्पोजिशन। अभिसाक्ष्य को अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में अभिसाक्ष्य के ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे है क्लोज 3। न्यायाधीश स्वविवेकानुसार किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए जब तक कि अन्य साक्षियों की परीक्षा न कर ली जाए आस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकता है, या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए बुला सकता है। तो न्यायाधीश क्या करेगा? अपने विवेक के अनुसार किसी भी साक्षी की प्रतिपरीक्षा को तब तक के लिए, जब तक कि किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा न कर ली जाए, तब तक किसी भी साक्षी की प्रतिपरीक्षा को स्टॉप कर सकता है, आस्थगित कर सकता है, या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः भी बुला सकता है। कोर्ट का विवेकाधिकार है, डिस्क्रिएशन है, कोर्ट ऐसा कर सकता है। अभिसाक्षी उसे कहते हैं जिसे साक्ष्य देने के लिए न्यायालय की ओर से बुलाया जाता है। जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कि अभिसाक्षी वह व्यक्ति होता है जिसे कोई साक्ष्य देने के लिए न्यायालय की ओर से बुलाया जाता है। तो लोक सेवक जो है वो सरकार को ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो सरकार की ओर से जिसे साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया है, ठीक है। आगे है सेक्शन 255 सीआरपीसी, सेक्शन 32 दोष मुक्ति। यदि संबंधित विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने, जो सब्जेक्ट बता रखा है उसके बारे में अभियोजन का साक्ष्य ले लिया, अभियुक्त की परीक्षा कर ली, और अभियोजन और अभियुक्त को दोनों की प्रतिरक्षा के सुनने के पश्चात न्यायाधीश का ऐसा विचार है
कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, तो न्यायाधीश अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकेगा। दोषमुक्त किन दशाओं में किया जा रहा है? जहाँ की अभियोजन का साक्ष्य हो गया, अभियुक्त की परीक्षा कर ली, उन दोनों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश का ऐसा विचार है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये साबित करे कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो अभियुक्त के दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। आगे क्लोज 256 कह रहा है कि अगर दोष मुक्ति का आदेश न्यायाधीश के द्वारा पारित नहीं किया जाता तो आगे की कार्यवाही क्या होगी। सेक्शन 233 CRPC, प्रतिरक्षा आरंभ करना। जहां अभियुक्त को धारा 255 के अधीन दोषमुक्त नहीं किया जा रहा है, ठीक है, या उससे उपेक्षा की जा रही है कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और कोई साक्ष्य जो उसके समर्थन में है उसे पेश करे। जहाँ 255 में उसे दोषमुक्त नहीं किया गया, उसके पश्चात उसे काउंटर का वो दिया जाएगा, काउंटर फिट करने का क्या कहते हैं, मौका, ठीक है, अपने बारे में अपनी प्रतिरक्षा करने का मौका। तो जहाँ अभियुक्त धारा 255 में दोषमुक्त नहीं किया जाता तो उसे न्यायालय यह कहेगा कि अब वो अपनी प्रतिरक्षा आरंभ कर सकता है और इसके सपोर्ट में कोई एनी डॉक्यूमेंट्स या एनी एविडेंस वो कुछ भी पेश करना चाहता है तो वो पेश करे। यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है अपनी प्रतिरक्षा के रूप में तो उसे न्यायाधीश अभिलेख में फाइल करेगा, ठीक है। आगे इसका क्लोज 3 कह रहा है कि यदि अभियुक्त किसी साक्षी के हाजिर होने या किसी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने के लिए कोई आदेशिका जारी किए जाने का न्यायालय से आवेदन करता है, ठीक है, तो न्यायाधीश ऐसी आदेशिका जारी करेगा जब तक कि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं या विचार नहीं हो कि आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि वह तंग करने, विलंब कारित करने, न्याय के उद्देश्य को विफल करने के प्रयोजन से किया गया। जहाँ की अभियुक्त न्यायालय से ऐसा आवेदन करता है न्यायाधीश से कि किसी साक्षी को मामले में बुलाया जाए अपने डिफेंस में, या कोई वस्तु या कोई दस्तावेज पेश किया जाए और पेश करने के लिए आदेशिका जारी करे न्यायालय, ऐसा वो आवेदन करता है तो न्यायालय ऐसे आदेशिका जारी कर देगा। किंतु किन मामलों में न्यायालय ऐसी आदेशिका जारी नहीं करेगा? जब तक कि न्यायालय को ऐसे आदेशिका जारी करने के कारणों को भी लिखेगा, ठीक है। और कब न्यायालय ऐसी आदेशिका जारी नहीं करेगा या अभियुक्त के ऐसे आवेदन को नामंजूर कर देगा? जबकि न्यायालय को ऐसा लगता है कि ऐसा कार्य अभियुक्त न्यायालय को तंग करने के आशय से कर रहा है या अभियोजन पार्टी को तंग करने के आशय से कर रहा है, या न्याय में विलंब हो इस आशय से कर रहा है, या न्याय का जो उद्देश्य है वो ही विफल हो जाए, कोर्ट का डायरेक्शन चेंज कर दे, मामले को इधर से इधर घुमा दे, इसलिए कर रहा है, तो ऐसे आवेदन को न्यायाधीश जो है वो नामंजूर कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 257 CRPC 234 बहस आर्ग्यूमेंट। तो जब प्रतिरक्षा के साक्षियों की परीक्षा समाप्त हो जाती है तो अभियोजक मामले का उपसंहार करेगा और अभियुक्त या उसके अधिवक्ता उत्तर देने का हकदार होगा। जब एक्यूज्ड पर्सन अपने साक्षियों को लेके आ गया, साक्षियों की एग्जामिनेशन हो गई कंप्लीट, उसके बाद अभियोजक को मामला सौंपा जाएगा कि वो संपूर्ण मामले को कंक्लूड कर दे, ठीक है, उपसंहार करें, मामले में बहस प्रारंभ करें, कंक्लूड नहीं होता, उपसंहार करें कि मामले में बहस प्रारंभ करें और फिर उस बहस का उत्तर अभियुक्त या फिर उसका अधिवक्ता जो है वो उसके द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देगा। परंतु जहाँ अभियुक्त या उसका अधिवक्ता कोई विधि का प्रश्न उठाता है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हाँ, उसका उत्तर देने का हकदार, कोई विधि का प्रश्न, वहाँ अभियोजन न्यायाधीश की अनुज्ञा से विधि के प्रश्न पर अपना निवेदन कर सकते हैं। और जहाँ अभियुक्त या उसके अधिवक्ता ने कोई विधि का प्रश्न उठाया है, वहाँ लोक अभियोजक जो है वो न्यायाधीश की अनुज्ञा से ही ऐसे विधि के प्रश्न पर अपना निवेदन कर सकता है। तो व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस फॉर द डिफेंस इज कंप्लीटेड, द प्रोसिक्यूटर शैल सम अप हिज केस, अपने केस को शॉर्ट में करेगा, कंक्लूड करेगा, एंड एक्यूज्ड और हिज एडवोकेट शैल बी एंटाइटल्ड टू रिप्लाई, और उसका रिप्लाई करने के लिए वो एंटाइटल्ड होंगे, प्रोवाइडेड दैट वेदर एनी पॉइंट ऑफ लॉ is raised by the accused
हाँ, अभी इसमें ही अगर एक्यूज्ड ने और उसके एडवोकेट ने कोई विधि का प्रश्न उठाया है तो द प्रोसिक्यूशन में प्रोसिक्यूशन उसके बारे में जवाब दे सकता है विद द परमिशन ऑफ जज, न्यायाधीश की आज्ञा से, मेक हिज सबमिशन विद द रिगार्ड टू सच पॉइंट्स ऑफ लॉ। अगर उसे ऐसा करने के लिए, ऐसा निवेदन करने के पश्चात, अनुमति मिलने के पश्चात ही उन पर अपना व्यूज़ दे सकता है। तो ये थी अपनी सेक्शन 257। आगे है नेक्स्ट सेक्शन 258, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। 235, तो बहस और विधि के प्रश्नों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश यथाशीघ्र बहस पूर्ण होने की तारीख से 30 दिन के भीतर, अवधि जो है वो लिमिटेशन जो है वो नहीं जुड़ी है BNSS में, 30 दिन की अवधि के भीतर मामले में निर्णय देगा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से इसे 45 दिन और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो दोष सिद्धि या दोष मुक्ति अभियुक्त की करनी है अथवा नहीं करनी है, इस मामले में बहस को और विधि के प्रश्नों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश जो है वो 30 दिन के भीतर मामले में अपना निर्णय देगा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसी अवधि को 45 दिन की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है। 30 दिन के आगे 45 दिन नहीं जुड़ेंगे, इसमें 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है, कुल मिलाकर 45 दिन हो सकता है, जिसे 45 दिन की अवधि तक। तो 30 दिन की अवधि, 30 से 15 45। क्लॉज 2 कह रहा है कि यदि अभियुक्त दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायाधीश उस दशा की सिवाय जिसमें धारा 401 के अधीन कार्यवाही करनी है, दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा। 401 में जो उपबंध बताए गए हैं उनको छोड़कर अगर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाता है तो अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुनेगा और तब विधि के अनुसार उसे दंडादेश देगा। किसी को भी दंड देने से पूर्व दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक है और यही कार्य न्यायाधीश करेगा। आज यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्लास में।